नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आई के ऊपर। देवियों सज्जनों, लगातार आपके साथ यूट्यूब के फ्री सेशंस को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे मेरी क्लास रात्रि 9 PM पर आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री को लगातार डिस्कस करके हम लोगों ने स्पेक्ट्रम को भी देखा, अब एस के पांडे की बुक को देख रहे हैं। इसके अलावा फिर आगे और अन्य बुक्स को देखने का लगातार सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप एंशिएंट और मिडवल के भी कुछ क्वेश्चंस को देखते रहिए ताकि आपकी तैयारी एक बैलेंस लेकर के प्रॉपरली होती रहे। इसीलिए ये 10 मिनट का शो स्टार्ट किया गया है। तो चलिए इस शो के माध्यम से देखेंगे 10 मिनट में कुछ क्वेश्चंस को जो हमारे एंशिएंट और मिडवल से होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ आपसे बात करेंगे। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपिग्राफिकल सोर्सेस ऑफ हर्ष किंगडम। अगर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, 1 मिनट प्लीज। या लिखा है मधुबन इंस्क्रिप्शन, सेकंड लिखा है सोनीपत इंस्क्रिप्शन, थर्ड लिखा है बंस खेरा इंस्क्रिप्शन। और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आप अपने सही जवाबों को यहां से चुन सकते हैं कि हर्ष के समय के बारे में जानने के लिए इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं पहले हर्ष के बारे में, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए, हर्ष का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो आपके सामने बाणभट्ट की हर्ष चरित्र ही देखने के लिए मिलती है, जो कि बेसिकली 8 चैप्टर्स में बटी हुई है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले हमको हर्ष बाणभट्ट की हर्ष चरित्र ही देखने के लिए मिल जाएगी। सेकंड जो है बाणभट्ट की ही हमको कादंबरी भी देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों में से ही हमें हर्षकालीन टाइम पीरियड की बेसिकली जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा फिर मैं यहां पर चलता हूं तो फिर आपको स्पेशली आर्य मंजूश्री मूल कल्प, आर्य मंजूश्री मूल कल्प एक और किताब आपको देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। देखिए यहां पे ये जो मंजूश्री आपके सामने लिखा हुआ है ये बेसिकली एक प्रकार का बोधिसत्व है, आप जानते हैं, बोधिसत्व है, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक महायान का टेक्स्ट है, महायान का टेक्स्ट है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो हीनयान और महायान में बेसिकली बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमारा बुद्धिज्म। तो एक आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, इसमें लगभग 1000 श्लोक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 1000 श्लोक आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा हर्ष के खुद के ग्रंथ हैं जिसमें एक है प्रियदर्शिका, एक है प्रियदर्शिका, एक है रत्नावली, एक है रत्नावली और एक है आपका नागानंदा, एक है आपका नागानंदा। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद, ये तीनों बुक जो हैं हमारे हर्ष की ही हैं। तो ये भी हमारे पास एक सोर्स रहता है हर्ष के बारे में जानने का। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो हर्ष के बारे में जानने का हमारे पास सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा है, दैट इज वेनसांग का भी सोर्स हमें देखने के लिए मिलता है। वेनसांग की किताब का नाम क्या है, वेनसांग, दैट इज सी युकी। हाँ, तो सी युकी को भी आप अच्छे से याद रखें, सी युकी हमको इसकी किताब देखने के लिए मिलती है। वेनसांग की जो जीवनी लिखी थी वो बेसिकली इसी का जो मित्र था वीली, बेसिकली उसने इसकी जीवनी को लिखा था और अंग्रेजी भाषा में इसको जो कन्वर्ट किया था इसकी जीवनी को, वो किया था बील के द्वारा। बील ने अंग्रेजी भाषा में इसको बेसिकली कन्वर्ट किया था। इसके बाद फिर अगर हमें इसके बारे में जानकारी रखनी हो तो इत्सिंग, जो कि आगे जाकर के बेसिकली विजिट करेगा भारत में, वो भी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की बेसिकली जानकारी हमें प्रदान करता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो एक इंस्क्रिप्शन इसका देखने के लिए मिलेगा, वंश खेड़ा का इंस्क्रिप्शन। तो वंश खेड़ा का इंस्क्रिप्शन उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा फिर देखेंगे तो मधुबन का इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा। ये आज मऊ जिले से हमको देखने के लिए मिलेगा, ये शाहजहानपुर से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो था रवि कीर्ति का, रवि कीर्ति का जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन था चालुक्य राजा,
उसके में भी हमें जानकारी इसकी मिलती है। फिर इसके अलावा नालंदा से प्राप्त और सोनीपत से प्राप्त इसकी कुछ मोहरें भी हमको मिलती हैं, वहां से भी बेसिकली हमको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिलती है। ये सारा डायग्राम जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसमें पूरा क्या कहते हैं, हर्षवर्धन के बारे में ही जानकारी मिलती है। इवन सोनीपत की जो मोहर है उसी में ही इसका नाम हर्षवर्धन भी देखने के लिए मिलता है। कुछ इसकी जो क्वाइंस है उसमें शिलादित्य भी मेंशन किया गया है, शिलादित्य। तो हर्षवर्धन का एक नाम आप जानते हैं शिलादित्य भी था, शील से बना, दैट इज शिलादित्य। तो अब और इसके आसपास के अगर हम एम्पायर को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये थानेश्वर का राजा हुआ करता था, थानेश्वर, ठीक है। उसी के पश्चात ये जो मौखरी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कन्नौज हुआ करते थे। यहीं पर बेसिकली इनकी जो बहन थी, जो राजश्री थी, उसका विवाह भी किया गया था। ये लेट गुप्तास का इलाका आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्हीं लेट गुप्तास के ही हाथ में ये मालवा भी हुआ करता था और इसी का ही देवगुप्त राजा हुआ करता था जिसने इनको टारगेट किया था, है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा डार्क और कर लेते हैं, है ना, किया हुआ था। यहां पे भट्टार्क ने इसकी स्थापना की थी, मैत्रकास की, और ये उस समय का सबसे बड़ा मेजर सोर्स सेंटर हुआ करता था बेसिकली एजुकेशन का, वल्लभी सेंटर। हाँ, उसी प्रकार आपको यहाँ पे गौड़ नरेश शशांक देखने के लिए मिलता है। ये वही गौड़ नरेश है जिसने बेसिकली बोधि वृक्ष को काट दिया था। यहाँ पे भास्कर वर्मन हमको देखने के लिए मिलेंगे जो कि हर्षवर्धन के साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस में थे बाकायदा, है ना। इसके अलावा फिर यहाँ पर आपको चालुक्य राजा पुलकेशिना सेकंड देखने के लिए मिलेगा, जिसके साथ बेसिकली लड़ाई हुई थी नर्मदा के तट पर, किसकी, हर्षवर्धन की। और इधर आपको पल्लवा राजा देखने के लिए मिल जाएंगे, और पल्लवों की राजधानी क्या है, दैट इज योर कांचीपुरम। चालुक्यों की कौन सी है, दैट इज योर बादामी। तो ये कुछ बेसिक हमको पता रहना चाहिए। ताम्रलिप्ति कहां पर है, ये बेसिकली आपका बंगाल में है, और एक पोर्ट सिटी हमको देखने के लिए मिलती है। तो अब आंसर आप समझ चुके होंगे कि मधुबन में भी हमको इसका इंस्क्रिप्शन मिला है, सोनीपत से भी हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला है, और वंशखेड़ा से भी हमको इंस्क्रिप्शन मिला है। तो इस हिसाब से आपका ए बी सी तीनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हमें उत्तर वैदिक समाज की देखने के लिए मिलती हैं। लिखा हुआ है कि सोसाइटी शोड इंक्रीजिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, रिजिडिटी ऑफ द वर्ण सिस्टम। समाज में वर्ण व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी इस काल में। अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन और गौपालन पर आधारित थी इस समय में। धार्मिक जीवन में यज्ञों का महत्व और जटिलता इस दौरान काफी अधिक बढ़ गई थी। तो चलिए मैं आपको यहां से सबसे पहले बात करता हूं कि यहां अर्ली वैदिक पीरियड को अगर आप देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड मुश्किल से वही स्थान हुआ करता था जहां पर बेसिकली हड़प्पा का आपको टाइम पीरियड देखने के लिए मिल रहा था। इनके भी बॉर्डर को आप देखेंगे तो गंगा और यमुना का ही बेसिकली ये बॉर्डर हमको देखने के लिए मिल रहा है। 5 आपको आर्य कबीले भी यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, आनु, त्रुवु, द्रयु, यदु, पुरु, तरवसा, यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन ऋग्वैदिक समाज एक ऐसा समाज था जो कि एक पशुचारक समाज था, जहां पर बेसिकली आपको पशुचारण जो था वो उनकी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। जब हम बात करते हैं स्पेशली उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल का जो मेन कोर एरिया था वो बेसिकली ये वाला था, अर्थात आपका आज का उत्तर प्रदेश और आपका आज का बिहार का रीजन जो है ये कोर इलाका हुआ करता था उत्तर वैदिक कालखंड का। और आप भी जानते हैं कि अगर हम यूपी और बिहार की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहां पर इस समय खेती बहुत अच्छी होती थी, इसलिए ये खेती का एक प्राइम सोर्स हुआ करता था। तो उत्तर वैदिक काल में यही तो कारण था कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो अधिक जटिल होती चली जा रही थी। क्यों? क्योंकि ऊपर के 2 वर्ण जो थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, उन दोनों में भी बेसिकली एक होड़ मची थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को कैप्चर करेगा। इसी कारण वर्ण व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में जटिल हुई थी। हाँ, उत्तर वैदिक काल में इसीलिए वर्ण व्यवस्था भी जटिल हो गई थी। अच्छा, ये पशुपालन पर आधारित नहीं थी, बल्कि इस समय आपको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सबसे हाई देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यज्ञों का महत्व इसीलिए बढ़ गया था क्योंकि धार्मिक कर्मकांडों का महत्व इस दौरान बढ़ा था। इन धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से बेसिकली जो क्षत्रिय है उसने एज अ यजमान के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया, और जो हमारे ब्राह्मण देवता थे उन्होंने बेसिकली एज अ पुरोहित के रूप में अपनी सर्वोच्च स्थिति को वहां पर प्राप्त किया। तो इस आधार पर यह भी आपका बिल्कुल सही है और यह भी आपका सही है। वैसे भी जब ज्यादा पैसा आता है तब याद रखिएगा कि ये सारी कर्मकांड, ये सारी चीजें बेसिकली बढ़ जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कम पैसा होता है तो फिर ये चीज नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस आधार पर पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सही है। तो ए और बी, A1 और 3
आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, दूसरा वाला जो है यहां पर आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा इसको बताइएगा। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत which office was responsible for the organization and supervision of the army? दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में सेना के संगठन और नियंत्रण के लिए कौन सा पद उत्तरदायी था? अर्ज ममालिक, वजीर, काजी उल कुजात, सद्र उस सुद्र। चलिए मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल इसका जो आंसर है वो अर्ज ए ममालिक है। आप भी जानते हैं इस पद को जो क्रिएट किया गया था वो बलबन के द्वारा किया गया था। अर्ज ए ममालिक दीवान अर्ज का बेसिकली हेड हुआ करता था। यही बेसिकली सेना को पूरी तरीके से हेड करता था। सेना का किस प्रकार से प्रशिक्षण होगा, ये सारी चीजें बेसिकली इसी के ही अंडर में आती थी। पूरे दिल्ली सल्तनत काल में अगर आप देखेंगे तो दीवान अर्ज ही आपको स्पेशली देखने के लिए मिलेगा। आगे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी का समय आएगा तो वो इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने का प्रयास करेगा। दाग व्यवस्था, चेहरा व्यवस्था, हुलिया व्यवस्था, वो सब बेसिकली इसी के थ्रू लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बेसिकली अर्ज ममालिक हुआ करता था जो दीवान अर्ज का बेसिकली हेड था। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है मैं बेसिकली आपको यहां पर शेयर कर दूंगा। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बैच को अगर आप यूपीपीसीएस से बेसिकली परचेस करना चाहते हैं तो अवश्य परचेस कीजिए। उसके लिए आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, एज अ मेरा पर्सनल मार्गदर्शन भी आपको वहां पर मिलेगा। फिलहाल ये एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है आपको व्हाट्सअप के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप मुझे डायरेक्ट भी इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस सीरीज को आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। पुनः कल आपसे मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक आप अपने समर्थन को बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, हम आप सभी के लिए कामना करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।